डैग का पूरा नाम कोई बताया? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इसका पूरा नाम होता है डैग का। ठीक है, क्या होता है बेसिकली डैग? डैग आप लोग सिंटैक्स ट्री के बारे में पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। मैंने बताया था इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बताया था, जिसमें आपके आई थिंक रुके मैं बता ही देता हूँ, बताया भी था मैंने। यूनिट में मैंने डैग बताया था, डैग नहीं बताया था, बट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री मैंने बताया था। ये आपका देखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में देखिए आपको बताया था ये एब्स्ट्रैक्ट पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री वही बात होती है। तो क्या होता था यहाँ पे देखिए एग्जांपल बताया था एब्स्ट्रैक्ट पार्स या सिंटैक्स ट्री को। आप देखिए बताया था इंटरनल और इंटरमीडिएट नोड्स हैव ऑपरेटर एंड लीफ नोड्स आर आइडेंटिफायर। इंटरनल नोड हमेशा क्या होते थे, कोई ना कोई ऑपरेटर होते थे, और लीफ नोड क्या होते थे, हमेशा आइडेंटिफायर्स होते थे। फिर क्या लिखा है, एवरी इंटरमीडिएट नोड हैव इंटरमीडिएट कोड। छोड़ो, वो इंटरमीडिएट कोड में हमने पढ़ा था, ये एग्जांपल बताया था आपको। कोई एक्सप्रेशन दिया था a प्लस बी, ये मैं बता चुका हूँ, a प्लस बी एस्ट्रिक्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए अगर हम सिंटैक्स ट्री बना रहे थे तो आप जितने भी इंटरनल नोड थे वो आपके ऑपरेटर थे, और एक्सटर्नल नोड जितने थे मतलब लीफ नोड कह सकते हैं, वो सब आपके क्या थे, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में या तो वेरिएबल हो सकता है, या कोई कांस्टेंट हो सकता है, या हो सकता है कोई सिंबल भी हो। आइडेंटिफायर में जो भी चीजें आती हैं, यहाँ पे देखिए ए और बी का a प्लस बी किया गया था तब, फिर इसके बाद पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया गया था, फिर इस ब्रैकेट को, पहले इस ब्रैकेट के लिए देखे तो हमने ये बनाया a प्लस बी, फिर इस ब्रैकेट के लिए गए थे तो फिर क्या किए थे a प्लस बी, और फिर इसके साथ फिर क्या किया गया था c, फिर c, और फिर इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट दोनों को क्या कर दिया गया था, एस्ट्रिक से जोड़ दिया। ये आपका क्या बना था, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ठीक है, या पार्स ट्री। तो यहाँ पे आप देखो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री और डैग में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी यही होती है कि दोनों में इंटरनल नोड्स आपके ऑपरेटर्स होते हैं, और लीव नोड हमेशा आइडेंटिफायर्स। बट आप देखो सिंटैक्स ट्री में यहाँ पे a प्लस बी के लिए यहाँ पे भी देखिए बनाया गया है, और a प्लस बी के लिए यहाँ पे भी बनाया गया है। देखिए दो दो जगह पे बनाया गया है, a प्लस बी को दो दो जगह। जब आप डैग बनाते हैं तो ये सिंटैक्स ट्री की, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री की डिसएडवांटेज होती है कि सेम एक्सप्रेशन को अगर जितनी बार आए है उतनी बार उसका हम ट्री बनाएंगे। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए डैग का कंसेप्ट आया। बेसिकली डैग जो है ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। देखिए यहाँ साइड में लिखा भी है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ रिमूव्स डिमेरिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब वो डिमेरिट्स क्या है, कैसे है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली जो आपका डैग होता है, डैग होता है आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। एंड दूसरी बात, डैग और सिंटैक्स ट्री दोनों जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तीसरी बात, जो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी बता रहा हूँ, कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है वो एक ट्री है, और ये क्या है, एक ग्राफ है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। जो मेन बात ये है कि सिंटैक्स ट्री डज नॉट फाइंड कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है।
डज नॉट फाइंड कॉमन सब एक्सप्रेशन, एलिमिनेशन तो उसके बाद का वो होता है। बट आप बट इन DAG आप, मैंने भी बताया कि सिंटेक्स ट्री में आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बट DAG में आप कर सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, वो सारी बातें अभी आपको बताई जाएंगी। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि आपका DAG जो है यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन में। आप कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपका DAG भी यूज होता है। भाई कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करता है कौन? DAG। DAG अगर हमारा कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेगा तो अगर कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेगा तो दूसरी बात यह है कि उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और रिमूव कैसे करेंगे वो बातें बताऊंगा मैं। जब आप रिमूव करोगे तो क्या हो गया, एक कोड ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक है, तो इसको उसमें भी एक तरह से यूज कर सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट इसमें आप चाहें तो कह सकते हैं DAG is used optimization of basic blocks। ठीक है। दो बातें ये इसकी, अभी इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा। बेसिक ब्लॉक्स आप पढ़े ही हैं। किसी भी कोड का अगर कहे 3 एड्रेस कोड लिखो और उसके 3 एड्रेस कोड की हेल्प से हम बेसिक ब्लॉक्स बनाते हैं। बेसिक ब्लॉक्स हमेशा 3 एड्रेस कोड से ही बनेगा, उसी की हेल्प से बनेगा। तो जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं तो उन ब्लॉक्स को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, तो वहां भी DAG का यूज होता है। कैसे होता है वो बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। फिलहाल हम, और एक बात और आपको बताया कि DAG में दो चीजें और होती हैं, क्या? इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स इंटरनल नोड्स में क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमेशा होते हैं। एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड क्या होते हैं? लीफ नोड्स हमेशा क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स। ये आपको पता है। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं जिसके हम DAG बनाते हैं। ठीक है। मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। आपको बता दें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इसका नाम ही है एसाइक्लिक, तो कभी भी साइकिल नहीं बनेगा। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका हो गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके रखा है। जैसे आपका ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। क्योंकि ट्री बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती, कठिनाई होती, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के पहले स्कैन करके रख दिया है। अगर आपको ये कोई एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस बी एक ब्रैकेट में इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो इसके लिए हमको DAG बनाना है, कंस्ट्रक्ट द DAG फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या फिर कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट द, हाँ ठीक है, 3 एड्रेस कोड में इसको करना ही पड़ेगा। आप जब DAG बनाएंगे तो हमें इस 3 एड्रेस के फॉर्मेट में ही 3 एड्रेस कोड ही होना चाहिए, तभी आप DAG बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। 3 एड्रेस कोड आपको लिखना बताया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है ये और दूसरा ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट को हम पहले अलग अलग इवेल्युएट करेंगे।
दोनों का अलग अलग 3 एड्रेस कोड लिखेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, एस्ट्रिक के साथ कंप्यूट। तो सबसे पहले हम देखिए इस a प्लस बी को ले रहे हैं, तो क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, फिर आपका इस ब्रैकेट में आएंगे, इस ब्रैकेट में आएंगे तो क्या है, a प्लस बी प्लस सी। आप a प्लस बी को इवेलुएट कर चुके हो T1, तो क्या कर सकते हो, T2 इज इक्वल टू दिस T1 प्लस सी। तो ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ये टोटली कहाँ स्टोर हो गया, T2 में, और ये वाला पूरा ब्रैकेट कहाँ स्टोर हो गया, T1। तो T1 ये है, T2 ये है, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और एक फिर तीसरा वेरिएबल लिया T3 इज इक्वल टू T1 एस्ट्रिक। ये क्या हो गया आपका 3 एड्रेस कोड। ठीक है, अब इसके लिए हम डैग बनाएंगे, तो कैसे बनेगा डैग, ये देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखते चलते हैं। ठीक है, तो डैग बनाएंगे, सबसे स्टेप नंबर 1, इस 3 एड्रेस कोड के लिए ही हम डैग बनाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, T1 इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या करेंगे, आपको पता है जब भी हम डैग बनाते हैं तो इंटरनल नोड्स में हमेशा ऑपरेटर होते हैं, और लीव नोड या एक्सटर्नल नोड हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, तो पहली बात प्लस आपका क्या हो गया, a और b का पैरेंट नोड हो जाएगा, और a जो हो जाएगा वो लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, b जो है राइट चाइल्ड हो जाएगा। ये नहीं है कि ये इधर कर दो ये इधर कर दो, a आपका ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में है तो इसलिए वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, b आपका राइट साइड में ऑपरेटर के, तो b आपका क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा। किसका, प्लस का। प्लस इज अ पैरेंट नोड ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये देखिए किया गया है, दिस इज a, दिस इज b, ए और बी को दोनों को क्या किया, इस दोनों का पैरेंट नोड आपका क्या ऑपरेटर क्या है, प्लस, और फाइनली वैल्यू क्या हो रही है, T1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपने, ये बहुत छोटा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, उसने में ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया, चलिए सेकंड स्टेटमेंट में आइए, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस सी। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस सी, तो ये आपका T1 ऑलरेडी है ही है, इस T1 को क्या किया गया, T1 यहाँ पे है, T1 को C के साथ क्या किया गया है, प्लस। तो ये T1 है आपका, इसी को यहाँ से एक C करके देखिए, दिस इज योर T1, ये आपका T1 है, पूरा इवेलुएट होकर T1 आया है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, T1 है, राइट चाइल्ड C है, तो देखिए प्लस के लेफ्ट में आपका पूरा T1 हो गया और राइट साइड में C हो गया, और फाइनली वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, T2 में। ये क्या हो गया आपका T2। ठीक, चलिए थर्ड स्टेप पे आइए, थर्ड स्टेप पे आपका ये है T3 इज इक्वल टू, देखिए डैग थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स में आता है, क्योंकि होता इजी है, इसलिए इन जनरल 5 नंबर 10 नंबर में जैसा क्वेश्चन होता है 5 नंबर में भी या 10 नंबर में पूछ ही दिया जाता है, क्योंकि सिंपल होता है और आराम से सब लोग सॉल्व भी करते हैं। इस यूनिट में आपका एक ऑप्टिमाइजेशन से क्वेश्चन बनता है, डैग से बनता है, कभी कभी ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस पे भी कुछ पूछ देते हैं, बोल देते हैं शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि डैग के बाद आपको ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस ही पढ़ाएंगे। कभी कभी P4 ऑप्टिमाइजेशन भी पूछ देते हैं, जो कि मैं भी आगे बताऊंगा जब कोड जनरेशन में, तो उसको भी देख लेंगे। चलिए, तो T3 इज इक्वल टू T1 एस्ट्रिक T2। हमारे स्टेप 2 में देखिए यहाँ T1 मिला है और यहाँ पे आपका क्या मिला है, T2 मिला। T1 और T2 को फिर क्या किया जा रहा है, एस्ट्रिक किया जा रहा है, दोनों को एक नोड से जोड़ा जा रहा है और वो है एस्ट्रिक, और फिर वैल्यू फाइनली क्या हो जा रही है, T3 में स्टोर हो जा रही है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसी T1 और T2 को देखिए, ये जो ग्राफ बनाया गया है, T1 आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये T1, और ये आपका क्या हो गया, T2 आपका क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। इन दोनों को
एस्ट्रिक के साथ जोड़ा गया और वैल्यू आपकी क्या हो गई t3। ठीक है। अच्छा ये देखिए, एक तरह से आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है ना, तो एक तरह से समझिए ये एरो के फॉर्म में है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ये जितने भी एजेस हैं एक नोड से दूसरे नोड में, ये हमेशा डायरेक्टेड फॉर्म में है। मतलब सब नोड से जो एजेस निकल रही हैं उसमें डायरेक्शन भी होगा, किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। जितने भी एजेज हैं सब में नीचे की तरफ होगा। नोड से बाहर निकलती हुई जितनी भी एजेज होंगी उसमें डायरेक्शन लगेगा। तो जब उसमें आप डायरेक्शन लगा देंगे तो ये डायरेक्टेड हो जाएगा। और ए साइक्लिक का क्या मतलब है, ऐसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सब साइलेंट मोड में हो क्या, बोले। सर एक साइकिल बनती है। साइकिल बन गई, एग्जैक्टली। मैंने कहा डायरेक्टेड है साइकिल, डायरेक्टेड है। हमने देखो यहाँ पे एरो लगाना थोड़ा सा मैं लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबको पता है ये आपका हमेशा हर नोड से निकलते हुए एरो का निकलते हुए डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। तो सब में एरो ऐसे नीचे लगेगा सब में। तो आप देखो कहाँ लूप बन रहा है, साइकिल कहाँ बन रही है, ये आएगी ऐसे और इधर से आ रहे हैं ऐसे और ऐसे। तो कहाँ कंप्लीट साइकिल बन रही है, कहीं बन रही है क्या, नहीं समझे सर T3 T1 T2 बन ही रहे हैं। हाँ सर, भाई ये तो बन ही रही है। बन नहीं रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखो ये गलती हो गई, इसको रुक जाओ जी मैं बताता हूँ। मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड के लिए रुको, मैं भी बता रहा हूँ। ये है ना, ठीक है। तो बताओ साइकिल बन रही है क्या, अब साइकिल नहीं बन पा रही है। है कहीं बना अब क्या सर साइकिल, नहीं बना, नहीं सर। नहीं एक्चुअल में ये है ना हम्म भाई। ये इसलिए नहीं एरो लगाया है क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। जब अगर आप डैग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसका नाम ही डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो उसके नाम में ये है कि जो भी ग्राफ बनेगा क्या, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है बताइए, कोई बता सर दे। उसमें एरो अनडायरेक्टेड में सर वो एरो का नहीं दिया रहेगा सिंबल, और इसमें डायरेक्टेड में दिया रहेगा। क्या एरो का सिंबल का क्या मतलब होता है बताइए। मतलब जो एरो सर मीन्स लगाए हुए हैं डायरेक्शन वो T3 देता से है। हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन देता है देता जी। है, हाँ। हाँ। तो आपका जब और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ही है तो नाम में ही दिया डायरेक्टेड। और सब में पता है आपको कि हमेशा देखो जितने भी आपके ये एजेस निकली हैं सब में देखो नीचे के डायरेक्शन में है कि नहीं है, सब में देखो। जी सर है। तो यस सर। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, तो ये लगाओ या ना लगाओ। लेकिन कहीं भी आप देख लेना, अभी मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा, कहीं भी आपको साइकिल नहीं मिलेगी क्योंकि इसका नाम ही डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ये साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, समझ में आई बात। जी सर। चलिए ठीक है, यस अच्छी सर। बात है, अच्छी बात है, समझ में आया। तो कल सब लोगों ने अटेंडेंस चेक कर लिया था क्या, क्योंकि एक दो लोग का शायद मिसिंग था, उसमें नहीं था। आप नहीं बताओगे तो हमको नहीं पता चल पाएगा, तो मैं मान लूंगा कि एब्सेंट। लेकिन कोई भी बोलेगा तो उसके प्रूफ के साथ कि हम सर प्रेजेंट थे। तो ये बन गया आपका डैग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका कहीं भी ऑप्टिमाइज, ये हमने सिर्फ डैग कंस्ट्रक्ट करना बताया। यहाँ पे आप देखो कुछ मैंने बताया, डैग का एक यूज होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी 2 बार यूज हुआ था तो 2 जगह हमको पता चल गया। और देखो हमने जब डैग बनाया तो एक ही बार a और b को यूज किया। अभी और एग्जांपल कराऊंगा तो थोड़ा और डैग का कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये एग्जांपल है, आप देखिए, ये आपका एग्जांपल है। देखिए दिस इज योर एग्जांपल और लिखा गया कंस्ट्रक्ट
DAG फॉर दिस कोड। अच्छा, इस कोड के लिए अगर हमको DAG बनाना है तो क्या करें, कोई बताए, कोई बताए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं DAG बनाने के लिए, कोई बोलता ही नहीं है, थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड। क्या यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड लिखने की जरूरत है? यहाँ पे देखिए जो भी कोड ये लिखा गया ऑलरेडी ये थ्री एड्रेस के ही फॉर्मेट में है। आप थ्री एड्रेस के फॉर्मेट में ही तो है, मैक्सिमम 3 वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं, 3 ऑपरेंड, देख लो। यस सर। ये ऑलरेडी थ्री एड्रेस के फॉर्म में है, तो थ्री एड्रेस कोड ये ऑलरेडी है, तो इसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखो आपका ऐसा नहीं था, देखो यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे आपको मैंने लिखवाया है ना थ्री एड्रेस कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, आप देखना यूनिट 3 में, वहां पे थ्री एड्रेस का फॉर्मेट लिखाया है, तो 4 5 10 लिखवाया होगा, और भी होते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर हम इसका थ्री एड्रेस कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम इसका DAG बनाए तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, A इज इक्वल टू B एस्ट्रिक C, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटर एस्ट्रिक, तो पैरेंट नोड क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रिक, B उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, C आपका उसका राइट चाइल्ड। तो ये रहा आपका, दिस इज योर स्टेप B एस्ट्रिक C, और फाइनली वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, A में। तो फाइनली ये क्या हो गया वैल्यू, स्टेप 1 समझ में आया, बोले? यस सर। सेकंड स्टेप बाय स्टेप करो एकदम। सेकंड स्टेप क्या, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके कर दिया इसको। D इज इक्वल टू B, इसका क्या मतलब है, D और B क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी में ये क्या कर दो, जो B है वही स्टेप नंबर 2 में देखो, कुछ इसमें नया नहीं हो रहा है, बस D इज इक्वल टू B है, तो क्या हो गया, D कॉमा D कॉमा B सर कैसे हो रहा है? अरे भाई ये सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, D इज इक्वल टू B, D की वैल्यू और B दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या है, B को D भी लिख सकते हो, जो जो काम B करेगा वो D भी कर सकता है भाई, यही तो इसमें कह रहा है D इज इक्वल टू B, तो क्या है, जहां जहां B है वहां वहां D भी कर दो, तो या तो D को यूज करो या तो B को करो, D कॉमा B, ये स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए E इज इक्वल टू D एस्ट्रिक C, मतलब D और C दोनों को क्या करना है, जोड़ना है एक ऑपरेटर एस्ट्रिक से। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे स्टेप 2 में D है कि नहीं है, C है कि नहीं है, D भी ऑलरेडी है, देखो D भी ऑलरेडी है, और यहाँ पे C भी है, और दोनों जो है आपका D आपका लेफ्ट चाइल्ड है, C आपका राइट चाइल्ड है, किसका, एस्ट्रिक का। तो क्या हो गया, ये भी D एस्ट्रिक C हो गया कि नहीं हो गया, जी सर। तो D एस्ट्रिक C क्या हो गया, यही आपका E हो गया, देखो A कॉमा E, जब B एस्ट्रिक C हो रहा था तो A हो रहा था, और D एस्ट्रिक C हो रहा है तो क्या हो जा रही वैल्यू, E हो। आई बात समझ में कि नहीं भाई, जब हम यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड चेंज होगा तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ, बोला गुस्सा के तेज से, हाँ चलिए, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, B इज इक्वल टू E, B इज इक्वल टू E, क्या मतलब है, जो B है वो क्या हो जा रहा है, E हो जा रहा है, मतलब क्या है, B इज इक्वल टू E, तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 ये था, स्टेप 4 में क्या हो गया कि ये B यहाँ से B क्या हो जा रहा है, E हो जा रहा है, E कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये B यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ B इक्वल टू E है,
तो b की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया आपका a e b, और ये आपका यहाँ पे b चूंकि e के बराबर हो गया, यहाँ चला गया। ये सिर्फ स्टेप 4 समझ में आया। हम अभी सिर्फ डैग बता रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज अभी करेंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद क्या है, f इज इक्वल टू बी प्लस सी, f इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है ना, f इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे देखो स्टेप 4 में b है ऑलरेडी, ये b a e b लिखा है ना, तो b आपका ये हो जाएगा, इस नोट पे इवेलुएट हो रहा ना b। और c क्या है, c आपका ये है। इस b और c दोनों को क्या करना है, एक तीसरा नोड प्लस लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। b प्लस सी है तो b आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा, c आपका राइट चाइल्ड होगा, किसका, प्लस का। तो देखो आप क्या किए हो, इसी में स्टेप 5 क्या किए हो, ये देखो a e b था, ये जो एस्ट्रिक है इसको a भी है, e भी है, b भी है, तीन तीन चीजें हैं। इसी चीज को रिमूव करते हैं हम डैग में, कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए b प्लस सी है, तो b प्लस सी, ये प्लस हो गया, इसके b लेफ्ट में है, c आपके राइट में, और वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। चलिए लास्ट क्या है आपका, g इज इक्वल टू डी प्लस या g इज इक्वल टू डी। ओहो क्या हो गया भाई, चलो ये है ना d इज इक्वल टू g इज इक्वल टू डी प्लस, तो इसमें देखो d कहीं है और f कहीं है, ये हम बनाए थे ना प्रीवियस स्टेप में। तो d आपका ये रहा, d आपका ये रहा, और f आपका ये रहा। तो d प्लस f हो रहा है, तो एक नया नोड लेंगे प्लस, जिसके लेफ्ट में हो, लेफ्ट चाइल्ड होगा d और राइट चाइल्ड होगा f। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 6 में क्या किए, यही ग्राफ एज इट इज है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे प्लस लेके लेफ्ट में d और राइट में f, और वैल्यू आपकी g में बन गया फाइनली। Yes, sir. टैग बन गया। अभी भी कितने लोग के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो साइकिल बन गया, देखते हैं। सर नीचे को है सर, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अभी हम इसमें देख लेते हैं, ये देखो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं बनेगा। इसका राइट चाइल्ड है, ये f का लेफ्ट चाइल्ड क्या था, ये था, राइट चाइल्ड क्या है, ये है, एस्ट्रिक का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये है, ये आप बताइए क्या कहीं नहीं। साइकिल बनी क्या, नहीं सर, यहाँ नहीं। से यहाँ ऐसे जा रहे हैं, फिर ये इधर से, कहीं देखो आप साइकिल नहीं बन रही है, तो आपका क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो Yes, sir. ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है, ये तो डैग बना। तो इसी में अगर हमको ऑप्टिमाइजेशन करना हो, ऑप्टिमाइजेशन में कौन सी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसका एलिमिनेशन अगर आपको पता चल गया कि कौन से हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन, तो उसको आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं, यू कैन डू इजिली। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन सब एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे है ना, यहाँ देखो ए ई बी, एक ही जगह पे तीन तीन वैल्यू हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसी से फाइंड आउट हो गया कि ये कॉमन सब एक्सप्रेशन ई ए और ई दोनों एक तरह से बराबर ही है। कैसे हैं देखिए, ये कोड था आपका, कोड कहाँ गया आपका, ये था,
देखिए a इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी, पहला स्टेटमेंट तो आपने लिख दिया a इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी। सेकंड क्या है, d इज इक्वल टू बी, d इज इक्वल टू बी भी कोई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो d और ये सिंपल b एस्ट्रिक सी फिर d एस्ट्रिक सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो e इज इक्वल टू d एस्ट्रिक सी। अब e इज इक्वल टू d एस्ट्रिक सी, यही आपका a भी है, यही आपका e भी हो जा रहा है, तो कैसे ये a यही हो जा रहा है, आप सिंपल यहाँ देखो a इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी, d इज इक्वल टू बी और e इज इक्वल टू d एस्ट्रिक सी। सीधे देखो ये स्टेटमेंट में क्या है, d इज इक्वल टू बी, d की वैल्यू b हो सकती है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में देखो d की जगह क्या रख दो, b रख दो, बोलिए b रख दोगे तो क्या हो जाएगा, b एस्ट्रिक सी, ए हो जाएगा। a नहीं b हो जाएगा ना, ये d इज इक्वल टू b है ना सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो d की जगह अगर हम b रख दें तो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू b एस्ट्रिक सी और यहाँ पे a इज इक्वल टू b एस्ट्रिक सी। इसीलिए आप देखो नीचे a और e दोनों b एस्ट्रिक सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये म्यूट करो, कौन बात कर रहा है, शोर कर रहा है, म्यूट भी नहीं हो रहा इनका। चलो, तो E इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी है और A इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी है, तो हम इस स्टेटमेंट को वो यहाँ से देखो आपको नीचे से पता चल भी गया है कि ये कॉमन ही है। देखिए यहाँ पे A और E दोनों सेम ही सर है, ए और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो E को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इसको क्या करो आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, देखो हमने एलिमिनेट कर दिया है, देखो एलिमिनेट कर दिया है उस स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट ऊपर वाला भी लिखा है। इसके बाद आप देखो, क्वेश्चन था जी बोलिए। सर, इस ग्राफ में सर d इज इक्वल टू बी कहाँ दिख रहा है सर, नहीं समझ में आया कैसे। अरे d इज इक्वल टू बी, ये सीधे दिख नहीं रहा है, सर ग्राफ में दिखाई सर, बिल्कुल दिख ग्राफ रहा है। में नहीं समझ- आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपका इस यहाँ पे स्टेप 2 में दिख नहीं रहा है d इज इक्वल टू बी। सर जैसे 6 वाले में फाइनल सारे फाइनल तो इक्वेशन का बनाया ना फाइनल, सर। हाँ तो फाइनल अभी आप स्टेप बाय स्टेप ही तो देखोगे, अभी फाइनल आप देखो, अभी 2 मिनट आप रुक जाओ, अभी समझ जाओगे। जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं आप स्टेप बाय स्टेप ही तो पहले बनाओगे, तब ना फाइनली फिर बनेगा। हो सकता है कि बाद में वो और इवेलुएट होकर कुछ और वैल्यू चेंज हो गई हो, ये भी तो हो सकता है, और ऐसा शायद हुआ भी है। यहाँ पे आप देखो d इज इक्वल टू बी सीधे दिख रहा है। जहां पे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे चीजें, जहां पे भी अगर एक एज पे दो दो वैल्यू आएंगी, वहां समझ लो एक तो रिमूव होना ही होना। ठीक है, 2 मिनट रखिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ b इज इक्वल टू ई है, अगर आप b इज इक्वल टू ई, ई को तो हमने रिमूव कर दिया है ना, इसको तो रिमूव कर दिया है, इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया कि नहीं कर दिया है, आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। इस ई का कोई मतलब है, इस ई का कोई मतलब नहीं है। आप नीचे भी देख लो, ई का कोई भी मतलब नहीं, थोड़ा सा आपको कोड में देखना पड़ेगा ना। आप डेड कोड एलिमिनेशन नहीं यहाँ लग जाएगा, सिंपल बताओ, जब ई का कहीं यूज ही नहीं है तो बी इज इक्वल टू ई करके हमको क्या मिलेगा। अरे भाई ई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इवेलुएट हो रहा था, इसको हमने रिमूव कर दिया डेड कोड, अरे ये आपका हट जाएगा क्योंकि ये ए और ई दोनों इक्विवेलेंट है, तो इस कोड को हम डेड कोड एलिमिनेशन के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम बी इक्वल टू ई भी रिमूव कर देंगे, और फिर फाइनली ये दोनों में कुछ नहीं होगा, एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी और जी इज इक्वल टू डी प्लस एफ। इसको देखो नीचे लिख दिया है, इन दोनों स्टेटमेंट को सिंपली लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इसके लिए आप क्या करो, डैग बना दो, देख लो a इज इक्वल टू बी प्लस सी के लिए बी एस्ट्रिक सी के लिए बी एस्ट्रिक सी बनाया। सेकंड स्टेप d इज इक्वल टू बी, यही b d हो जा रहा है, b कॉमा d हो जा रहा है। ठीक है, फिर f इज इक्वल तो टू, ये एफ वाला और जी वाला का हाँ बोलिए,
ये एफ वाला सर। एफ और जी वही है, एज इट इज है। देखो आप एफ और जी यहाँ पे देखो, ये दोनों एज इट इज है। एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी और जी इज इक्वल टू डी प्लस है। देखो वही तो लिखा है सिंपली, ए सर वहाँ प्लस पे सी ये और लिखा डी। हुआ है। हाँ, कहाँ ए लिखा हुआ है? ओ हो, गड़बड़ हो गया लिखने में लग रहा है मेरे से। इसमें ग्राफ में क्या इवेलुएट किया है? एफ इज इक्वल टू ए है ना। ओ, गड़बड़ हो गया। अरे ए और बी कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी दोनों सेम ही है। यहाँ देख लो, आपका ए भी यही इसी नोड पे है और बी भी इसी नोड पे है, तो आप ए भी लिखो, बी। ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको हो एडिट करना पड़ेगा, ए या बी में से कोई एक ही लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे आपने क्या लिया है, बी लिया है, तो यहाँ भी बी ही लिख दो, ठीक है। ये भी मान लो बी ही है, ठीक। यार कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर में तो था, यहाँ पे तो ए प्लस सी है, वो आई थिंक ए ही होगा ऊपर भी। क्वेश्चन रुको, ये कहीं दिया बुक में कहाँ है? रुको, मैंने कॉपी में लिखा है क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा